हेलो, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे। एक तो एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम और दूसरा पढ़ेंगे चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ठीक है। तो और इससे पहले हमने क्या करा था, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि इलेक्शंस किस तरह से डेमोक्रेटिक होते हैं और किस तरह से वो नॉन डेमोक्रेटिक हो जाते हैं। डेमोक्रेटिक करने के लिए इंडिया में क्या क्या अरेंजमेंट किए गए हैं, इसमें इंडियन इलेक्शन कमीशन आपको बताया था, उसकी पावर्स बताई थी, किस तरह से वो काम करता है। ये सारी चीज़ें हमने जो है वो आपको बताई थी पिछले वीडियो लेक्चर में। तो आज जो है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम के बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारा इलेक्शन होता है वो फ्री और फेयर, उसका टेस्ट जो है कि फ्री और फेयर हुआ है या नहीं, उसको डिपेंड करता है उसके आउटकम पे, यानी कि उसका रिजल्ट किस तरह का है। अब इसके लिए देखिए, अगर इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं है, ठीक, तो क्या होगा, इलेक्शन का रिजल्ट हमेशा पावरफुल के फेवर में रहेगा। ठीक है। और इस सिचुएशन में रूलिंग पार्टी कभी भी इलेक्शन हारेंगी नहीं। ठीक है, ये जो है कंडीशन होती है। और जो पार्टी हारती है वो कभी भी इस तरह के इलेक्शन के रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक। तो इंडिया का जो इलेक्शन का आउटकम है वो अपने लिए खुद ही बताता है। कैसे? देखिए, रूलिंग पार्टीज जो हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर ऐसा होता तो रूलिंग पार्टी कभी भी इलेक्शन हारती ही नहीं। लेकिन आपने देखा होगा कि सेंटर और स्टेट लेवल पर इंडिया में रूलिंग पार्टी अक्सर इलेक्शंस हारी हैं। ठीक है। यानी कि इनका जो रेशियो है वो क्या है कि प्रीवियसली जो 15 इयर्स में इलेक्शंस कंटेस्ट किए गए हैं उनमें से रूलिंग पार्टी नॉर्मली जो है वो इलेक्शन लूज कर गई है। ठीक है। यूएस में सिटिंग जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो रेयरली इलेक्शन लूज करते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में जो सिटिंग एमएलएज या एमपीज होते हैं उनमें से आधे जो हैं वो इलेक्शन हार जाते हैं। ठीक है। आधे से ज़्यादा एमपीज और एमएलएज इलेक्शंस लूज करते हैं। वो कैंडिडेट्स जो इलेक्शन में बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं और जिनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ठीक, अब देखा जाए तो जिसने पैसा खर्च किया है, क्रिमिनल है, तो उसको इलेक्शन जीत जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। अब लोग कहेंगे कि भाई इस पे पैसा, उसने वोट खरीद लिए, है ना, या क्रिमिनल कनेक्शन है, भाई इसका लोगों को डरा धमका देता है, डरा धमका के वोट अपने फेवर में डलवा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और ऐसे कैंडिडेट नॉर्मली इलेक्शंस लूज करते हैं, इलेक्शंस हार जाते हैं। ठीक। कुछ डिस्प्यूटेड इलेक्शंस को देखते हुए इलेक्टोरल आउटकम जो है वो डिफीटेड पार्टी के द्वारा पीपल्स वर्डिक्ट की फॉर्म में एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है। समझ में आ गया होगा कि आउटकम का जो इलेक्शन का जो आउटकम है उसे किस तरह से एक्सेप्ट किया जा रहा है। ठीक। इसके लिए हमने जो है आपको अदर कंट्रीज से कंपेयर भी किया, है ना, कि जैसे रूलिंग पार्टी जो है वो अक्सर इलेक्शन हार जाती है, चाहे वो स्टेट इलेक्शन हो या सेंटर का इलेक्शन हो, किसी भी लेवल का इलेक्शन है, रूलिंग पार्टी के लिए चांसेस होते हैं कि वो इलेक्शन हार जाए। जिससे आपको याद होगा, इस
चैप्टर के जो हमने पहला वीडियो आपको बताया था, पहला वीडियो लेक्चर दिया था, उसमें आपने पढ़ा होगा और हमने बताया भी था कि हरियाणा में रूलिंग पार्टी जो है वो कांग्रेस थी, ठीक। लेकिन जब चौधरी देवीलाल ने लोक दल को बनाया और न्याय युद्ध किया, स्ट्रगल फॉर जस्टिस किया, तो रूलिंग पार्टी कांग्रेस जो है वो चुनाव हार गई और लोक दल जो है वो चुनाव जीत गया था। इन द सेम वे नेक्स्ट इलेक्शन में लोक दल चुनाव हारी और कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव जीत गई। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी का इलेक्शन लूज करना या विन करना उसके वर्क पे डिपेंड करता है कि वेदर दे में मेक सेटिस्फाई द वोटर्स और नॉट, ठीक है। एक मैंने और कंपैरिजन आपको कराया था कि यूएस में जो सिटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक, यूएस में जो सिटिंग कैंडिडेट्स होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो इलेक्शन लूज कर जाते हैं, लेकिन इंडिया में जो है वो सिटिंग एमपीज और एमएलए जो हैं वो इलेक्शन लूज करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर जो है देखने वाली बात है। इसके अलावा कैंडिडेट्स जो खूब पैसा खर्च करते हैं, क्रिमिनल होते हैं, ठीक, इस होप में वो पैसा खर्च करते हैं या लोगों को डराते धमकाने की कोशिश करते हैं कि वो इलेक्शन जो है वो जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और ये रिकॉर्ड बताता है कि इस तरह के कैंडिडेट्स अक्सर इलेक्शन हार जाते हैं, ठीक है। तो कुछ डिस्प्यूटेड इलेक्शंस को छोड़कर, यानी कि जो इलेक्शन डिस्प्यूटेड हैं, जहाँ पर इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, वो कुछ ही होती हैं। जो इलेक्टोरल आउटकम होता है वो डिफीटेड पार्टी उसको पीपल्स वर्डिक्ट के फॉर्म में एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि जो पार्टी हारती है वो लोगों के जनमत को, जो निर्णय होता है, जो डिसीजन होता है, उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है। चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो इंडिया में हमने जितना भी डिस्कशन किया उसका कंक्लूजन ये निकला कि इंडिया में जो इलेक्शंस हैं वो फ्री और फेयर होते हैं। जो पार्टी गवर्नमेंट बनाती है वो कैसे गवर्नमेंट बनाती है, क्योंकि लोगों ने उसको जिताया है या उसको अपना वोट दिया है, ठीक, दूसरी पार्टी को रिजेक्ट करके। लेकिन ये चीज़ हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है लागू नहीं होती। कुछ कैंडिडेट जो हैं वो अनफेयर मीन्स और मनी पावर से जीत जाते हैं, लेकिन ओवरऑल वर्डिक्ट अगर आप देखें जनरल इलेक्शन का तो वो वही है कि जो कैंडिडेट को वोटर सपोर्ट करते हैं वही कैंडिडेट चुनाव जीतता है और वही पॉलिटिकल पार्टी आखिर में आकर के गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जो लोगों ने कैंडिडेट्स को जो सपोर्ट किया है, क्या उन्हें उस कैंडिडेट के बारे में जानकारी है या नॉलेज है? क्या वोटर्स को रियल चॉइस मिली है, ठीक है? क्या ऑर्डिनरी सिटीजन इलेक्शन कंटेस्ट करके जीत सकता है, ठीक है? तो इन सब क्वेश्चन का आंसर यह है कि कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है, इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती।
देखिए, कैंडिडेट और पार्टी जिसके पास बहुत पैसा है वो भी अपनी विक्ट्री के बारे में श्योर नहीं होती, ठीक। लेकिन वो क्या करती है, कोशिश करती है अदर पार्टीज के अगेंस्ट अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश करती है। ये उनका जो है एक ट्रेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका है, कैंडिडेट जो क्रिमिनल कनेक्शन होता है वो दूसरों को इलेक्शन से बाहर कर दे, ठीक है, या हटा दे टिकट लेने के मामले में, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स को जो है वो पॉलिटिकल पार्टी अपना कैंडिडेट के फॉर्म में जो है उतार दे, ठीक है। हमारी कंट्री के कुछ पार्ट्स में कैंडिडेट जिनका क्रिमिनल कनेक्शन है वो इलेक्टोरल रेस में टिकट पाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आती है कि कुछ फैमिलीज जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को डोमिनेट करती हैं और टिकट जो है, इस रेफरेंस में टिकट वो अपने रिलेटिव्स या जान पहचान वाले लोगों को ही दिलवाती हैं, ठीक है। या तो वो रिलेटिव्स होते हैं या उनकी फैमिली से रिलेटेड होते हैं। तो इस तरह से जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं उनके लिए बहुत कम चॉइस रह जाती है। कैसे? क्योंकि मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर। जो पार्टीज इलेक्शन लड़ रही हैं या कंटेस्ट कर रही हैं उनकी पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस जो हैं लगभग सेम होती हैं, ठीक है। उसमें किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं होता। स्मॉलर पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है बिगर पार्टीज से ज़्यादा उनका नुकसान होता है, क्योंकि बिगर पार्टीज को वो compete नहीं कर पाते या उनको टक्कर नहीं दे पाते, और इस तरह से जो स्मॉल पार्टीज होती हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, उनको इलेक्शन में नुकसान होता है। तो जो हमने ये चैलेंजेस पढ़े, ये चैलेंजेस केवल हमारे इंडिया में ही नहीं है, बल्कि अदर कंट्रीज़ में जहाँ पर इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी है वहाँ पर भी ये चैलेंजेस मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो इश्यूज़ हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए एक सोचने का मैटर रखती हैं जो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। क्योंकि अगर देखो, अगर इस तरह से इलेक्शन होगा तो वोटर्स को प्रॉपर चॉइस नहीं मिलेगी, ठीक है। और जबकि डेमोक्रेसी का बेसिक है कि गवर्नमेंट मस्ट बी फॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर एंड चॉइस ऑफ द वोटर्स, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि इस सिस्टम में रिफॉर्मेशन के चांसेस हैं, यानी कि हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें रिफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, ताकि एक ऑर्डिनरी सिटीजन जो है वो बहुत इजीली क्या कर सके, इलेक्शन कंटेस्ट कर सके, उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम उसके सामने क्रिएट नहीं होनी चाहिए। वो भी सेम कंडीशन में इलेक्शन को कंटेस्ट करे, इलेक्शन कंटेस्ट करने के बाद उसके विनिंग चांसेस होने चाहिए जैसे कि अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो डेमोक्रेसी में ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अब होता क्या है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन वही चीज़ है जो बार बार हम अपने हर वीडियो लेक्चर में कहते आ रहे हैं, समझाते आ रहे हैं कि इलेक्शन का डेमोक्रेटिक होना लोगों के पार्टिसिपेशन पर डिपेंड करेगा। जब तक पब्लिक या वोटर्स जो हैं
वो ये फील नहीं करेंगे कि उनके वोट की इम्पोर्टेंस है, या वो अपने वोट के थ्रू जो है इलेक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, या उनके वोट की इतनी वैल्यू है कि वो पॉलिटिकल पार्टी को रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या होगा, ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा नंबर में जो वोटर्स हैं उनको बाहर आना चाहिए अपना वोट देने के लिए। जितने ज़्यादा वोटर्स आएंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस एफिशिएंट कैंडिडेट के इलेक्ट होने के बढ़ जाएंगे। ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे कंक्लूजन ये निकला कि डेमोक्रेसी की सक्सेस डिपेंड करती है अवेयरनेस ऑफ द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, यानी कि उस कंट्री के सिटीजन्स कितने अवेयर हैं, कितना वो समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या किया है। ठीक, उसी बेस पर, यानी गवर्नमेंट के वर्किंग पर, कंडीशन पर बेस हो इलेक्शन, तब एफिशिएंट गवर्नमेंट आएगी, और जो गवर्नमेंट बनेगी इट विल बी केयरफुल अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि वो सरकार ऐसे काम करेगी जो लोगों के फेवर में हो, या लोगों का उससे भला हो, लोगों को उससे लाभ पहुँचे, तब गवर्नमेंट जो है वो केयरफुल होगी। ठीक, और इस तरह काफ़ी कुछ किया जा चुका है, और इसका जो रिज़ल्ट है आप देख ही रहे होंगे। ठीक है, और आपने देखा भी होगा कि अभी जो रिसेंटली बिहार में जो असेंबली इलेक्शन हुआ, उसमें हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपना इलेक्शन कैंपेनिंग में सारा कुछ जो है दांव पर लगा दिया, लेकिन जो वहाँ का जो वोटर्स थे, जो कॉमन वोटर्स थे, उनका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा वहाँ की गवर्नमेंट को फॉर्म करने में। ठीक है, तो इस तरह से within a line we can conclude this discussion that election, democratic or not, it depends upon the participation of the candidate। जितना ज़्यादा नंबर में वोटर्स जो हैं वो वोट देंगे, पार्टिसिपेट करेंगे पॉलिटिक्स में या इलेक्शन में, उतनी ही अच्छी क्वालिटी की गवर्नमेंट फॉर्म होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप दैट दिस डिस्कशन इज अंडरस्टैंड बाय यू। ठीक, और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।